हाय गाइस, दिस इज़ ब्रह्म प्रकाश। डीएनसीआई की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोगों ने बड़ी ही विचार विमर्श करके और मीटिंग करने के बाद में ये निर्णय लिया गया है कि डीएनसीआई की जो डायरेक्टर सर है, आपके हर सर है, उन्होंने आपको घर तक एजुकेशन को पहुंचाने के लिए एक सिस्टम जनरेट किया जा रहा है। ऑल ओवर इंडिया से हर टीचर को कैच करने की कोशिश की जा रही है और आपको घर बैठे पैकेज के माध्यम से और जैसा स्टूडेंट होगा उसको उस लेवल तक पहुंचाने के लिए, उसको अपने जॉब तक पहुंचाने तक और उसके गोल को अचीव करने के लिए वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसी कोशिश में मैं भी अपना योगदान देने के लिए आपके सामने एक फ्रंट व्यू में आया हूं। मैं आपको ऑफ से रिगार्डिंग टॉपिक्स आप लोगों के लिए अपलोड करवाऊंगा। ऑफ से रिगार्डिंग जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में व्यू ऑफ पॉइंट से जितने क्वेश्चंस होते हैं, जिन जिन टॉपिक्स से आप कवरेज कर सकते हैं, उन सभी टॉपिक्स के बारे में हम डे बाय डे आप लोगों को नोट्स और उनके आपको वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। आइए आज का जो टॉपिक जो मैं लेके आया हूं और जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, आज का वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हर लड़के का इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर लड़की का एक क्वेश्चन होता है कि सर एमसी आता क्यों है। सर 13 साल की एज में ही हर लड़की में एमसी क्यों आ जाता है, इससे पहले क्यों नहीं आया। सर 20 साल की एज तक एमसी क्यों नहीं आता। हर चीज का लॉजिक होता है। सर मीनोपॉज क्यों होता है, सर मेनार्की क्यों होता है, उन सभी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे डे बाय डे। देखिएगा कि एमसी होता क्या है। अगर एमसी के बारे में हम बात करें कि डेफिनेशन क्या होती है सर एमसी साइकिल की, तो सर एमसी साइकिल या एमसी एक ऐसी कंडीशन है जिसको हम यूमेनोरिया के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? यूमेनोरिया के नाम से भी जानते हैं। हम बोल सकते हैं कि एमसी सर एक ऐसी कंडीशन है जिसको हम यूमेनोरिया के नाम से जानते हैं। यूमेनोरिया भी बोल सकते हैं। एग्जाम्स में इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में गेम ऑफ द हार्मोन्स के नाम से भी क्वेश्चन पूछा गया है। गेम ऑफ द हार्मोन्स बोलिएगा, यूमेनोरिया बोलिएगा, क्योंकि सर गेम ऑफ द हार्मोन इसको क्यों बोला गया है गेम ऑफ हार्मोन्स, क्योंकि एक हार्मोन्स का गेम होता है। इसके अंदर क्या गेम होता है? क्योंकि एमसी आने का कारण है कि हार्मोन्स में वेरिएशंस होता है। सर वो आपका एलएच हार्मोन हो सकता है, सर वो आपका एफएसएच हार्मोन हो सकता है, सर आपका प्रोजेस्टेरोन हो सकता है, सर आपका वो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। तो आइए किस प्रकार से साइक्लिक इस इवेंट्स को, ये घटनाएं किस प्रकार से एक लेडीज के शरीर में घटित होती है, किस प्रकार से एमसी नाम का जो एमसी ब्लड बाहर आता है, कौन कौन सी फेजेस के माध्यम से आता है, क्या यूटेराइन फेजेस होती है, क्या ओवेरियन फेजेस होती है। अगर हम बात करना चाहे कि सर एमसी होता क्या है, तो हर लेडीज के अंदर एक प्राथमिक फंक्शन होता है, एक प्राइमरी ऑर्गन होता है जिसको हम ओवेरी के नाम से जानते हैं। ओवेरी एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर छोटे छोटे ओसाइट्स बनते हैं, छोटे छोटे फॉलिकल्स बनते हैं। ये ओसाइट्स, ये फॉलिकल्स, उन ओसाइट्स को बोलते हैं प्री मैच्योर फॉलिकल्स बोलते हैं, जिनको अच्छी भाषा में हम बोल सकते हैं प्रीमोडियल फॉलिकल्स बोल सकते हैं। जब भी कोई लड़की अपने माँ के पेट में होती है, जब भी गर्ल बेबी अपने माँ के पेट में होती है, तो छोटे छोटे उसके ओवेरीज के अंदर भी छोटे छोटे फॉलिकल्स बनना स्टार्ट होता है। तो माँ के पेट से ही बच्चे के अंदर फॉलिकल्स बनना स्टार्ट होते हैं। देखिए ये फॉलिकल्स का निर्माण कैसे होता है, ये एमसी आता कैसे। अगर हम बात करना चाहें कि सर हम इसका डेफिनेशन से रिगार्डिंग क्या हो सकती है, तो एक इवेंट होता है, इट इज ए साइक्लिक, कि सर एक ऐसी कंडीशन है जो हर मंथ साइक्लिंग होती है, जो हर मंथ साइक्लिंग आती है, एक रिदम के अंदर आती है और एक नेचुरल फिनोमिना होता है। कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है सर, ये आपका फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है और ये ऐसा होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होता है तो फिर दिक्कत है, कहीं ना कहीं ओवेरी में दिक्कत होती है, कहीं ना कहीं आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है और कहीं ना कहीं वो माँ डिप्रेशन से सफर हो सकती है। अगर क्योंकि सर इसमें एक सिस्टम जनरेट होता है जिसको एचपीओ एक्सिस के नाम से जानते हैं, जिसमें एचपीओ एक्सिस के नाम से जानते हैं। तो डेफिनेशन से रिगार्डिंग कि सर एमसी साइकिल एक ऐसी साइक्लिक इवेंट है या फिर रिदमिक वेरिएशंस होता है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है कि फीमेल की ओवेरी के अंदर चेंजेस होने लगते हैं और चेंजेस की वजह से यूटेराइन चेंजेस होते हैं। जब ओवेरीज और यूट्रस के अंदर दोनों में चेंजेस होते हैं तो बाहर वेजाइनल रूट के माध्यम से आउटवर्ड के अंदर हमें सीन होता है, ब्लड सीन होता है, उसे हम नॉर्मली एमसी साइकिल के नाम से जाना करते हैं। तो देखिएगा और कुछ ऐसी हाइपोथेसिस भी है कि जब तक बॉडी के अंदर जब तक पीनियल ग्लैंड होती है, क्या होती है, एक पीनियल ग्लैंड के नाम से ग्लैंड होती है, एक ग्रंथि होती है
जो हर किसी की बॉडी में प्रेजेंट होती है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि छोटे बच्चों में जो बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि छोटे बच्चों में जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है उसका क्या नाम है, तो पीनियल ग्लैंड नाम होता है सर। ऐसे ही हर ऐसा एक हाइपोथेसिस है, ऐसी मान्यताएं हैं कि गर्ल्स के अंदर जब पीनियल ग्लैंड होती है सर, हमारी बॉडी में जो पीनियल ग्लैंड होती है वो एक हार्मोन रिलीज करती है। उस हार्मोन का नाम सर आपका मेलेटोनिन होता है। सर पीनियल ग्लैंड आपका एक हार्मोन रिलीज करती है, इस हार्मोन का नाम सर मेलेटोनिन होता है। तो जब जब पीनियल ग्लैंड के सिक्रीशंस इंक्रीज होते हैं तो बॉडी में मेलेटोनिन का लेवल्स इंक्रीज हो जाता है। और ये मेलेटोनिन जो हार्मोन होता है, जब जब ये इंक्रीज होता है सर, जब जब इसका ये एफएसएच का लेवल और एलएच का लेवल को डिक्रीज रखता है। मेरा कहने का मतलब है कि जब जब ऐसा हाइपोथेसिस माना जाता है कि जब जब मेलेटोनिन नाम का जो हार्मोन होता है, जब जब ये इंक्रीज होता है तो बॉडी के अंदर जो एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, इन दोनों के लेवल को सप्रेस करके रखता है। इसलिए भी लड़कियों के अंदर 13 साल से पहले या 12 साल से पहले इंडियन गर्ल्स के अंदर जो एज ग्रुप माना गया है वो 12 to 15 ईयर्स माना जाता है। 12 to 15 ईयर्स माना जाता है। क्यों सर? अगर इस समय से पहले सर अगर एमसी आ जाती है तो कोई दिक्कत है क्या? उस चीज को हम क्या बोल सकते हैं सर, उस टर्म्स को क्या बोल सकते हैं? अगर गर्ल्स के अंदर एमसी साइकिल या एमसी पीरियड्स अगर 8 साल की एज में आ जाता है, 8 ईयर्स से पहले आ जाता है, तो सर उसको हम कौन सी एमसी बोल सकते हैं? क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपको, प्रीकोशस प्यूबर्टी बोला जाता है सर। क्या बोला जाता है? प्रीकोशस प्यूबर्टी के नाम से जाना जाता है कि सर ऐसी प्यूबर्टी जो समय से पहले ही आ गई है। अब कुछ भी कारण हो सकता है, मोस्ट कॉमनली हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ऐसी लड़कियों में, ऐसी गर्ल्स के अंदर प्यूबर्टी पहले सीन होती है। क्लियर? अगर यही प्यूबर्टी 8 साल से पहले आती है तो इसको प्रीकोशस प्यूबर्टी के नाम से जाना जाता है। और अगर यही एमसी साइकिल आपकी 16 ईयर्स हो गई है सर आपकी, कि सर आपकी 16 साल की एज लड़की की हो चुकी है, फिर भी उसमें एमसी साइकिल नहीं आ रहा, तो उसका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोगों को करके आना है कि उसको हम क्या बोलते हैं सर? लेट प्यूबर्टी बोलते हैं सर। सर अगर 16 ईयर्स की हो गई है तो हम उसको लेट प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं। और अगर 8 साल से पहले आ जाती है तो उसको प्रीकोशस प्यूबर्टी के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं कि और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एमसी साइकिल के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम बात करना चाहें कि गर्ल्स के अंदर अगर स्ट्रक्चरली बात करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर, इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ग्लैंड होती है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, ये प्राइमरी सेक्स जो ऑर्गन है आपका, उसका नाम है इसमें ओवेरी। इसके अंदर ओवेरी प्रेजेंट होता है सर, और इस ओवेरी के अंदर छोटी छोटी कोशिकाओं का निर्माण होता है, छोटे छोटे फॉलिकल्स का निर्माण होता है। इन छोटे छोटे फॉलिकल्स को और ओसाइड्स को बोलते हैं प्रीमोडियल फॉलिकल्स बोलते हैं सर, प्रीमोडियल फॉलिकल्स बोलते हैं। और ये फॉलिकल इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं सर। कैसे मैच्योर होते हैं? ये मैच्योर नहीं होते, इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं। जब गर्ल बेबी माँ के पेट में होती, इंट्रा यूटेराइन लाइफ में होती है, तो इमेच्योर फॉलिकल्स का काउंटिंग पूछा जाएगा आप लोगों को। तो आपको करके आना है 5 to 7 मिलियंस होता है सर। और यही आगे जाके धीरे धीरे मिटोसिस की प्रोसेस से जब बच्चे का जन्म होता है, जिस समय बर्थ होता है सर आपका, इस बर्थ के दौरान ये मैच्योर होके ये प्रीमोडियल फॉलिकल्स आपका प्राइमरी यूसाइट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और प्राइमरी यूसाइट्स में जो कन्वर्ट होता है सर आपका, ये प्राइमरी यूसाइट के अंदर जब भी प्राइमरी यूसाइट्स बनते हैं सर आपके, ये प्राइमरी यूसाइट सर आपके 4 लेग तक होते हैं। और यही इसी जन्म के दौरान से, जिस समय बच्चे का जन्म होता है, इस गर्ल बेबी का जन्म होता है, यहाँ से फिर ये धीरे धीरे और ज्यादा मैच्योर होने लगते हैं। और एट द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी, जिस समय जवानी आती है, जिस समय प्यूबर्टी का टाइम आता है सर आपका, उस समय
ये 4 लेग से ये आपका सेकेंडरी oocytes में कन्वर्ट हो जाता है सर। आपका ये सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है। लगभग 400 मैच्योर फॉलिकल्स बनते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि एक स्त्री अपने जीवन काल के अंदर कितने मैच्योर फॉलिकल्स को रिलीज करती है? 400 फॉलिकल्स को रिलीज करती है। तो आइए देखते हैं कि किस हिसाब से एमसी साइकिल के दौरान जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, एफएसएच है और एलएच है, किस प्रकार से इस फीमेल की बॉडी के अंदर एमसी को प्रभावित करते हैं। नॉर्मल एमसी साइकिल कितने दिन से आता है? अगर बात करना चाहे हम कि लेंथ से रिगार्डिंग कि एमसी साइकिल का सर लेंथ कितना होता है, तो आपका नॉर्मली लेंथ सर 21 to 35 डेज का होता है। 21 to 35 डेज का होता है। अगर इनका एवरेज निकाला जाता है तो बार बार हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका एवरेज डे होता है 28 डेज से होता है सर। अगर 21 दिन से पहले हो रहा है, 21 दिन पे है तो भी सर दिक्कत है, और इसके बाद में है तो भी अब नॉर्मल डेज है। दैट इज अगर बिफोर 21 डेज पे आ रहा है तो पॉलीमेनोरिया होगा, और अगर 35 डेज के भी ज्यादा आगे तक जा रहा है दैट इज ओलिगोमेनोरिया होता है। तो नॉर्मली नेचुरली एमसी साइकिल का जो लेंथ माना जाता है वो 28 डेज माना जाता है। अकॉर्डिंग टू नेगल्स फॉर्मेट के अनुसार भी ऐसा ही माना जाता है, और अकॉर्डिंग टू नॉर्मली लेंथ के वाइज भी बात करते हैं तो 28 डेज ही माना जाता है सर। अगर हम बात करना चाहें कि एमसी के दौरान जब एमसी साइकिल आती है तो कितना क्या ब्लड लॉस हो जाता है, अगर ब्लड लॉस की बात की जाए तो ब्लड लॉस इसमें एवरेजन आपका 20 to 80 ml होता है। अगर लेंथ वाइज बात की जाती है तो 20 to 80 ml होता है, लेकिन अगर एक डाटाज में बात की जाती है, एवरेज निकाला जाता है तो आपका होता है 35 ml। हर एमसी साइकिल के अंदर नॉर्मली 35 ml ब्लड लॉस होता है। अगर आपका लेंथ वाइज पूछा जाएगा तो आपको 20 to 80 ml करके आना है। और इसका होने का कारण क्या है, इतना ही क्यों होता है, ज्यादा क्यों होता है, वो हार्मोन्स पे डिपेंड करता है, वो ब्लड के लेवल पे डिपेंड करता है। अगर सर हम बात करना चाहे इसके अंदर और कि एमसी साइकिल का सर जो ब्लड आ रहा है, बार बार क्वेश्चन आता है सर कि सर जो एमसी साइकिल का ब्लड आता है सर वो एमसी साइकिल का ब्लड आपका क्लॉट क्यों नहीं हो पाता सर? व्हाई द रीजंस ऑफ द नॉट द क्लॉटिंग्स ऑफ द एमसी साइकिल? क्या कारण है कि एमसी का ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है? तो क्लॉट होने का सर नहीं क्लॉट होने का कारण होता है क्योंकि एमसी के साइकिल में, या फिर फीमेल की बॉडी की बात की जाए तो फीमेल की बॉडी में जो एक प्लाज्मिनोजन होता है सर, प्लाज्मिनोजन होता है, ये प्लाज्मिनोजन एंटीकोगुलेंट्स होता है जो प्लाज्मीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर एक वर्ड में हमें जवाब देना है कि एमसी का ब्लड क्यों नहीं क्लॉट होता है, क्यों नहीं उसमें थक्का बनता है, तो हमें एक आंसर करके आना है कि सर एंटीकोगुलेंट नाम का आपका प्लाज्मिन होता है जो उसको ब्लड को जमने नहीं देता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सर वो प्लाज्मिन होता है उसका नेचर बताइए, तो आप लोगों का इसका रेस्पॉन्स होगा फिब्रोलाइटिक होता है। क्या होता है? फिब्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। फिब्रोलाइटिक एंजाइम्स सर क्या होते हैं? जो फिब्रिन को लाइसिस कर दे, जो फिब्रिन को तोड़ दे, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं सर आपके टोटल 13 होते हैं, 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। उसमें जो 13 नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो फिब्रिन होता है जो ब्लड की क्लॉट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए एमसी का ब्लड कभी भी क्लॉट नहीं होता क्योंकि उसके अंदर प्लाज्मिन प्रेजेंट होने की वजह से क्लॉट फॉर्मेशन हो ही नहीं पाता है। अगर सर हम बात करना चाहें कि सर एमसी साइकिल के दौरान कौन कौन सी फेजेस होती है जिसके माध्यम से हम एमसी साइकिल का ब्लड देखने को मिलता है। अगर फेजेस की बातें करें या स्टेजेस की बात करें कि कौन कौन सी स्टेज आती है एमसी साइकिल में, तो फर्स्ट वन होती है सर आपकी मेंस्ट्रुअल फेज होती है। फर्स्ट वन आपकी मेंस्ट्रुअल फेज होती है। मेंस्ट्रुअल फेज को ही बोला जाता है सर आपका ब्लीडिंग फेज। मेंस्ट्रुअल फेज बोल दीजिएगा या फिर सर आपका बोल दीजिएगा ब्लीडिंग फेज। कि सर एक ऐसा फेज होता है जिसके अंदर ब्लड रिलीज होता है। सर इसका ड्यूरेशन पूछ लिया जाता है, 1 to 5 डेज होता है सर आपका। दिस इज 1 to 5 डेज का होता है। मेंस्ट्रुअल फेज बोलिए या ब्लीडिंग फेज बोल दीजिएगा, ऐसी फेज जिसके अंदर ब्लीडिंग अकरेंस होती है। क्या कारण होता है कि ब्लीडिंग फेज एक ऐसा फेज होता है जिसके अंदर बॉडी के अंदर क्या होता है कि बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का रेशियो डाउन होने की वजह से
धीरे धीरे एंडोमेट्रियम सेड आउट होने लगती है। एफएसएच और एलएच तो धीरे धीरे इंक्रीज होते हैं, लेकिन आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का जो रेशियो होता है वो डिडक्शन होने की वजह से, डिक्रीज होने की वजह से जो यूट्रस होता है उस यूट्रस की जो एपिथेलियम एंडोमेट्रियम होती है उसका एंडोमेट्रियम का जो डायामीटर होता है, एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस होती है वो दिन प्रतिदिन डिक्रीज होती है। और लोअर यूटेराइन पोल के अंदर ये एपिथेलियम और नेरो सराउंडिंग बाय द एपिथेलियम टिश्यूज और ब्लड आके इकट्ठा होने की वजह से लोअर यूटेराइन पेन महसूस होता है उस फीमेल में, उस गर्ल के अंदर। और एंटीरियर पिट्यूटरी से आपका एक हार्मोन रिलीज होता है एफएसएच, और इस कंडीशन में मेंस्ट्रुअल फेज में स्पेसिफिकली जब भी ब्लड इकट्ठा हो जाता है तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है। उस समय बॉडी के अंदर जो ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर आपका एंडोमेट्रियम में प्रेजेंट होता है, अपर पोल ऑफ द यूट्रस में प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है और सराउंडिंग्स में आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं। इसकी वजह से उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट होते हैं। और जिस लेडीज के अंदर एमसी आने वाला है उस लेडीज को पहले 1 से 2 दिन पहले ही असेस होने लगता है कि मेरे में एमसी साइकिल आने वाला है। तो आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन इसमें से डिक्रीज होता है और ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से उस फीमेल के अंदर वेजाइनस सर्वाइकल रूट के माध्यम से धीरे धीरे ब्लड लॉस्ट होने लगता है। और अगर वो आउटर वर्ड में हमें सीन होता है तो उसको हम एमसी साइकिल के नाम से जानते हैं, उसी फेज को हम ब्लीडिंग फेज के नाम से जानते हैं। और सर ये फेज आपकी 1 से 5 दिन तक देखने को मिलती है। अगर नेक्स्ट वन हम बात करना चाहें कि एमसी साइकिल की पहली फेज के बाद में दूसरी की बात करना चाहिए कि प्रोलिफरेटिव फेज क्या होती है सर, तो प्रोलिफरेटिव फेज बोल दीजिएगा आप, या हम इसी को बोलते हैं फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। प्रोलिफरेटिव फेज बोल सकते हैं या फिर फॉलिकुलर फेज बोल सकते हैं। सर प्रोलिफिकेशन का मतलब होता है प्रोडक्शन होना या ग्रोथ होना, और फॉलिकुलर फेज का मतलब होता है जिसमें छोटे छोटे फॉलिकल्स बनते हैं। सर इस फॉलिकुलर फेज का ड्यूरेशन पूछ लिया जाता है आपको, तो सर इसका ड्यूरेशन 6 to 14 डेज होता है सर, आपका 6 to 14 डेज होता है। और इस प्रोलिफरेटिव के अंदर प्रोलिफिकेशन होता है। क्या प्रोलिफिकेशन होता है सर, फॉलिकल्स होते हैं, छोटे छोटे फॉलिकल्स का निर्माण होता है। देखिएगा सर, ओवेरी होती है जो प्राइमरी सेक्स ग्लैंड होती है या ऑर्गन होता है। इस ओवेरी के सर 2 पार्ट होते हैं, एक आउटर होता है कॉर्टेक्स और एक अंदर वाला होता है मेडुला। सर इसके जो कवरिंग पार्ट्स होते हैं इनके अंदर छोटे छोटे फॉलिकल्स बनने लगते हैं। 15 से 20 फॉलिकल्स तैयार होते हैं, लेकिन ये 15 से 20 फॉलिकल्स प्री मैच्योर फॉलिकल्स होते हैं। इस फेज में हमने इसको फॉलिकुलर इसीलिए बोला है क्योंकि छोटे छोटे फॉलिकल्स का निर्माण होता है, और छोटे छोटे फॉलिकल्स का निर्माण करने के लिए सर हमें साइक होता है एफएसएच। कौन होता है सर, एफएसएच होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपका एक एचपीओ एक्सिस होता है सर, एचपीओ एक्सिस के माध्यम से ये पूरा जनरेट होता है। एच का मतलब होता है आपका हाइपोथैलेमस, पी का मतलब होता है पिट्यूटरी और ओ का मतलब होता है ओवेरी। इसका मतलब है कि एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होता है एफएसएच, और ये एफएसएच किसको मेंटेन करता है, जो फॉलिकल्स होते हैं ये फॉलिकल्स प्री मैच्योर फॉलिकल्स होते हैं सर, 15 to 20 होते हैं। इन इमेच्योर फॉलिकल्स को कैसे फॉलिकल्स हैं, इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं सर आपके। इन मैच्योर फॉलिकल्स को एक हार्मोन के लिए बार बार पूछा जाता है कि इनको सर मैच्योर कौन करवाता है, तो हम लोगों को क्या करके आना है सर, आपको एफएसएच करके आना है कि इमेच्योर को मैच्योर करने वाले हार्मोन का नाम एफएसएच होता है। क्लियर। अगर नेक्स्ट वन हम बात करना चाहें कि सर जो मैच्योर फॉलिकल्स बनते हैं वो एफएसएच की वजह से तो बनते हैं, लेकिन सर जो मैच्योर फॉलिकल्स होता है उसको जीएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीएफ बोलते हैं। जीएफ का मतलब होता है ग्राफियन फॉलिकल्स। क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल्स होता है। ग्राफियन फॉलिकल्स सर क्या होते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स का मतलब ही होता है मैच्योर ओवम। जो मैच्योर फॉलिकल है उसी को हम लोगों ने ग्राफियन फॉलिकल बोला है। देखिएगा इस प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज के अंदर एफएसएच इंक्रीज होता है, फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं, और मैच्योर फॉलिकल्स के मेम्ब्रेन से आपका एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन आगे जाके जैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है ये आगे कि जिस थाली में खाया उसी के अंदर छेद कर दिया।
अरे हाथ कंगन को आरसी क्या और फटेलिकी को पारसी क्या, कि प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण की जरूरत होती ही नहीं है। कि जैसे ही एफएसएस ने इसको जनरेट किया सर, तो जैसे ही एफएसएस आता है, एस्ट्रोजन आता है, ऐसे ही एफएसएस का लेवल दिन प्रतिदिन धीरे धीरे कम होने लगता है और एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होता है। इसी फोलिकुलर फेज में लास्ट में जब एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है तो ये लास्ट में जाता जाता आपका एलएच ल्यूटिनाइजिन को भी क्या कर जाता है, स्टिमुलेट कर जाता है। इसीलिए यहाँ 14 डेज के ऊपर क्या होगा सर, आपका ओवुलेशन होता है। 14 डेज पे ओवुलेशन होता है क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन किसको एक्टिवेटेड कर देता है, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है सर। एक ऐसा हार्मोन होता है जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है सर, आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, जो 14 डेज पे ग्राफियन फॉलिकल्स मैच्योर होता है उसको रप्चर आउट करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ओके, आगे अगर हम बात करना चाहें कि सर ओवुलेशन हो चुका है, एलएच की कौन से हार्मोन की वजह से ओवुलेशन होता है, तो एक वर्ड में अगर हम बोलना चाहें तो हम अभी जो एस्ट्रोजन देखा है, एफएसएस देखा है, एलएच देखा है, तो इसमें हम ओनली ऑन बोल सकते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल्स को क्या करवाता है, रप्चर आउट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि सर आपका 24 to 36 आवर्स से पहले ही ये आपका धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है और ग्राफियन फॉलिकल्स की मेम्ब्रेन्स को रप्चर आउट करा के एक अंडे का निर्माण करवाता है, एक मेच्योर ओवम को रिलीज करवाता है, उसी को सर हम ग्राफियन फॉलिकल्स बोलते हैं। आगे देखना चाहें कि सर ओवुलेशन हो चुका है, ओवुलेशन कौन सी फेज में हुआ सर, आपकी प्रोलिफरेटिव लास्ट फेज होती है सर आपकी सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज में सर क्या होता है आपका, सिक्रेटरी फेज में सर आपका हम सिक्रेटरी फेज बोल सकते हैं सर आपका, या इसको बोल सकते हैं ल्यूटियल फेज भी बोल सकते हैं। इस फेज को हम ल्यूटियल फेज या फिर सिक्रेटरी फेज बोल दीजिए, ल्यूटियल फेज बोल दीजिएगा, या इसी का बार बार क्वेश्चन आता है कांस्टेंट फेज। कांस्टेंट फेज सर सिक्रेटरी फेज क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि सर इसमें सिक्रेशन होता है। ल्यूटियल फेज सर इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि सर इसके अंदर कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। सर कांस्टेंट फेज इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि सर इस फेज में कभी वेरिएशन होता ही नहीं है। ये फेज हमेशा ही 14 डेज की फेज मानी गई है, इसलिए ये इसके अंदर ये कांस्टेंट फेज इसलिए बोला जाता है इसको। इसका सर ड्यूरेशन अगर माना जाए तो सर इसका ड्यूरेशन होगा आपका 15 to 28 डेज का होता है, इसलिए इसको कांस्टेंट फेज के नाम से जाना जाता है। जब ओवुलेशन हो जाता है सर आपका, सिक्रेटरी फेज को अगर डिटेल में देखना चाहें कि जब ओवुलेशन हो जाता है सर आपका, तो ओवुलेशन के बाद में सर दो कंडीशंस आप लोग हमारे सामने रहती है कि या तो होगा फर्टिलाइजेशन या फिर होगा नहीं फर्टिलाइजेशन, या तो राजा को रानी से प्यार होगा या फिर डिवोर्स होगा। कहने का मतलब क्या है कि नेक्स्ट एमसी साइकिल आएगी या फिर क्या होगा, थाल बजेगा, मतलब प्रेगनेंसी होगी और बधाइयाँ आएगी। इसका मतलब है अगर हम बात करना चाहें कि इफ नॉट अकर प्रेगनेंसी, या ये बोल सकते हैं कि या तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, अच्छा वर्ड क्या होगा, इफ नॉट अकर फर्टिलाइजेशन, कि सर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया किसी कारण से, क्योंकि इस समय स्पर्म शुक्राणु नहीं आ पाया। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सर आपका जो कॉर्पस ल्यूटियम होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम होगा आपका वो धीरे धीरे डिजनरेट होने लगेगा और धीरे धीरे इस कॉर्पस ल्यूटियम से शुरुआत में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो आपको करके आना है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम की मेम्ब्रेन से रिलीज होता है, कॉर्पस ल्यूटियम की मेम्ब्रेन से रिलीज होता है। इस हार्मोन का क्या काम है कि जब जब प्रेगनेंसी क्या होती, कंसीव होती है, तो एंडोमेट्रियम को क्या करता है, थिक करता है और अबॉर्शन होने से प्रिवेंट करता है। तो अगर प्रेगनेंसी नहीं होती, फर्टिलाइजेशन सर आपका नहीं अक्रेंस होता है, तो इस स्थिति के अंदर ये धीरे धीरे कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट होने लगती है और डिजनरेट होने की वजह से सर ये कॉर्पस ल्यूटियम आपका चेंज होने लगता है, कॉर्पस एल्बिकेंस में चेंज होने लगता है। आपका कॉर्पस एल्बिकेंस में चेंज होने लगता है। एल्बिकेंस का मतलब हो गया कि ये डिजनरेट होगा, ये झड़ जाएगा, ये टूट जाएगा, ये फट जाएगा। इसका मतलब है कि आने वाली नेक्स्ट एमसी साइकिल की तैयारियां जोरों शोरों पे की जा रही है।
नेक्स्ट वन, अगर कॉर्पस लूटियम नहीं होगा, अरे हम तो डूबेंगे सनम लेकिन तुम्हें भी साथ लेके डूबेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि कॉर्पस लूटियम तो जा रहा है लेकिन साथ में किसको लेके जा रहा है, प्रोजेस्टेरोन को भी लेके जा रहा है। इसलिए यहाँ एंडोमेट्रियम रप्चर आउट होगी और धीरे धीरे सेड आउट होने लगेगी। तो इस वजह से कॉर्पस लूटियम डिक्रीज होने की वजह से एल्बिकेंस में चेंज होती है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल दिन प्रतिदिन डिक्रीज होता है। और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होता है, नेक्स्ट एमसी साइकिल क्या होती है, तैयारी या जोरों शोरों पे होती है। तो इस ये कारण है अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है और अगर यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाता है सर आपका, अगर आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो हमेशा हमेशा के लिए आने वाले 9 महीने तक आपका ओव्यूलेशन क्या हो जाएगा, पोस्टपोन्डेड हो जाएगा। कारण क्या है देखिएगा, अगर फर्टिलाइजेशन होता है सर आपका, अगर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ओवम और स्पर्म के यूनियन की फॉर्म को क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो सर ये आपका जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, सर आपका जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है जिसको हम येलो बॉडी के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, येलो बॉडी के नाम से जानते हैं या टेम्परेली एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आपका जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है सर, इस कॉर्पस ल्यूटियम से अगर प्रेगनेंसी होती है, फर्टिलाइजेशन होता है तो दिन प्रतिदिन हार्मोन रिलीज होता रहता है, दिन दुगना रात चौगुना विकास होगा। किसका होगा, प्रोजेस्टेरोन का होगा सर, किसका होगा, प्रोजेस्टेरोन का होगा। और प्रोजेस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन के नाम से जाना जाता है कि जहां जहां प्रोजेस्टेरोन होगा वहां वहां एंडोमेट्रियम होगा। इसका मतलब है कि कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन कर रहा है और कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन कर रहा है तो प्रोजेस्टेरोन बनता ही जाएगा। प्रोजेस्टेरोन सर क्या करता है, जो यूट्रस होता है सर, उस यूट्रस की एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ाता है और वह जहां इंप्लांटेशन हुआ है उस इंप्लांटेशन एरियाज को बहुत ज्यादा हार्ड कर देता है। इसलिए कई बार अगर माँ को प्रेशर भी जनरेट होता है, माँ को कोई चोट भी लग जाती है तो ये आसानी से प्लेसेंटा को वहां से निकलने नहीं देता है, क्योंकि ये क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है, स्ट्रॉन्गनेस करवाता है। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद में कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन जनरेट प्रोडक्शन करता रहता है और प्रोजेस्टेरोन धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है। 3 महीने तक यही कॉर्पस ल्यूटियम आपका काम करती है एज द होमोलोगस ऑफ द प्लेसेंटा, कि जब तक प्लेसेंटा का निर्माण पूरा नहीं हो जाता जब तक कॉर्पस ल्यूटियम काम करती है। देखिएगा कॉर्पस ल्यूटियम 3 महीने तक काम करती है और प्लेसेंटा का वैसे प्रोडक्शन स्टार्ट होता है बनना 6 वीक पे और टोटल आपका प्लेसेंटा का निर्माण हो जाता है 12 वीक पे। 12 वीक के बाद में प्लेसेंटा इस कॉर्पस ल्यूटियम का काम, ये प्लेसेंटा अपने आप को हैंडओवर देकर चला जाता है और ये प्लेसेंटा आगे आने वाली पूरी प्रेगनेंसी का क्या किया जाता है, मैनेज करता है। पूरी प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, हिप्पा, पापा, जितने रिलैक्सेशन आपका इनहिबिन हार्मोन्स होता है उन हार्मोन्स को मेंटेन करता है। इसलिए प्लेसेंटा का जो फंक्शन होता है पहले कॉर्पस ल्यूटियम निभाता है। सर क्या करता है कि जब 3 महीने तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, बीटा एसीजी सभी हार्मोन्स को रिलीज करता है। इसी कॉर्पस ल्यूटियम से आपका बीटा एसीजी रिलीज होता है। इसी कॉर्पस ल्यूटियम की सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट जो आपकी ट्रोपोब्लास्ट की लेयर बनाता है, प्लेसेंटा की बनाता है, वही बीटा एसीजी करता है। उसी माँ के यूरिन के अंदर ये देखने को मिलता है। इसलिए प्रेगनेंसी टेस्ट कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। तो आज हम लोगों ने देखा है सर कि किस हिसाब से एमसी साइकिल आता है, क्यों आता है, कौन सा एक्सिस काम करता है। एक एचपीओ एक्सिस काम करता है कि सर हाइपोथैलेमस जनरेट करता है, जीएनआरएच हार्मोन करता है, वो जीएनआरएच आपका एंटीरियर पिट्यूटरी को जनरेट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से सर आपका एफएसएच और एलएच आता है और लास्ट में ओवेरी को आके वो स्टिमुलेट करता है कि उठ जाग मुसाफिर देखे जरा। सर वो क्या करता है कि ओवेरी से आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को वो पारित करता है। तो 3 साइकिल 3 लोकेशंस इसमें इंक्लूड होती है जब जाकर के कहीं एमसी साइकिल आ पाती है। इसलिए तीनों स्ट्रक्चर्स का इंक्लूड होना जरूरी है। जब जब भी एमसी साइकिल, जिस लड़की के अंदर फर्स्ट टाइम एमसी साइकिल अक्रेंस होती है उसको हम मेनार्की के नाम से जानते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि कौन कौन सी कंडीशंस और हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करना चाहें कि सर मेनार्की कब आती है और क्यों आती है, जो मैंने अभी बताया एचपीओ एक्सिस की वजह से एमसी आता है। मेनार्की क्या होती है, फर्स्ट टाइम एमसी साइकिल का आना। अगर किसी गर्ल के अंदर फर्स्ट टाइम एमसी साइकिल आता है, फर्स्ट टाइम
एमसी अक्रेंस होती है सर, फर्स्ट टाइम एमसी का आना मेनार्की कहलाता है। एवरेजन अगर सर इसकी एज की बात की जाती है तो 13 ईयर्स तक मानी जाती है कि 13 साल की एज तक लड़की के अंदर एमसी साइकिल आ जाना चाहिए हार्मोनल बैलेंस की वजह से। और अगर बात की जाए कि ये एमसी साइकिल होती है, ये हमेशा हमेशा के लिए स्टॉप हो जाती है। बोला जाता है ना कि अच्छा हम चलते हैं दुआओं में याद रखना, क्योंकि एस्ट्रोजन इस उम्र में क्या होता है, हमेशा हमेशा के लिए माँ का साथ छोड़ के चला जाता है। इसलिए माँ की बॉडी बस एक ही बद्दुआ देती है कि जा वे वफा जा, तुझे प्यार नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि सर जब उस माँ की बॉडी से एस्ट्रोजन चला जाता है तो एस्ट्रोजन जब उसकी बॉडी से चला जाता है, उस एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, तो एमसी साइकिल आना हमेशा हमेशा के लिए स्टॉप हो जाता है। एज मानी जाती है इंडिया में एमसी साइकिल की 45 टू 55 ईयर्स की वुमेन्स के अंदर हमेशा हमेशा के लिए एमसी स्टॉप हो जाता है। तो आने फर्स्ट टाइम जब अक्रेंस होता है उसको मेनार्की कहा जाता है सर, और जब लास्ट टाइम अक्रेंस होता है सर उसको मीनोपोज कहा जाता है। मीनो जैसे कि MEN, इसका मतलब मेना यानी मेनोरिया होना, एमसी का आना, और अर्क का मतलब होता है कंटिन्यूअस आना। और जैसे मीनोपोज, पोज यानी हम करते हैं ना पोज, मोबाइल को पोज कर दो, रिमोट को पोज कर दो, इसका मतलब एमसी हमेशा हमेशा के लिए उसका क्या हो गया है सर, पोज हो गया है। तो सर हम लोगों ने बातें की आज की सर एमसी साइकिल होता है कि क्या है, क्यों होता है, एस्ट्रोजन कैसे काम करता है, प्रोजेस्टेरोन कैसे काम करता है, LH कैसे काम करता है। आप लोगों ने कभी पढ़ा नहीं होगा कि एक लेडीज के अंदर कभी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं होती है जब तक मीनोपोज नहीं हो जाता है। एक लेडीज के अंदर कार्डिक प्रॉब्लम्स नहीं होती है सर क्यों नहीं होती है? ये बड़ा ही लॉजिक वाला क्वेश्चन है सर। एक लेडीज के अंदर सर LDL का लेवल बहुत कम देखने को मिलता है सर। हर लेडीज के अंदर रिनल्स की प्रॉब्लम्स बहुत कम देखने को मिलती है सर। प्रेगनेंसी के दौरान सर आपका एडिमा क्यों हो जाता है, हर चीज का हम आगे आपको वीडियोस अपलोड करवाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, हर एरिया में हमारी वीडियोस को पहुंचाएं, और जितने बच्चे आप लोगों से कांटेक्ट में हैं उन लोगों को आप DNCI से रिगार्डिंग एजुकेट करें, हमसे लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें, जिससे हम और ये नर्सिंग फील्ड को और ज्यादा ब्रॉड लेवल पे और अच्छे लेवल पे पहुंचा सके, और सभी उत्तराखंड के बच्चों का भला हो सके, सभी घरों के अंदर आपकी तरह दीप जल सके। क्योंकि किसी ने कहा है कि किसी का अगर कर भला तो हो भला, क्योंकि अगर आप भला करोगे आप लोगों का तो आपका भी भला तो श्योर हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा वो देख रहा है, वो शक्ति ऊपर देख रहा है, और आपकी तो जो धरती है वो देवों की धरती है। इसलिए आप लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, जिंदगी में कभी डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। इन्हीं विचारों के साथ में मेरी विचारधाराओं को मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। ओके, थैंक यू।